नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। हमारी आज की कहानी है बड़े अफसर की माँ, जो एक बेहद प्रेरणादायक कहानी है, इसलिए कहानी को पूरा सुने। सुबह के 9 बजे थे। 72 वर्षीय आशा जी रोटी और चाय लेकर अभी नाश्ता करने बैठी ही थी कि उसी समय पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने पूछा, कैसी तबीयत है आशा बहन? आशा जी ने जवाब दिया, तबीयत का क्या है बहन, ये तो उम्र ही ऐसी है। जब तक जिंदगी है बीमारियां पीछा छोड़ने से रही, वो तो साई की तरह चिपकी ही रहेंगी। पड़ोसन बोली, अरे तो आशा, शहर में अपने बेटे बहू के पास क्यों नहीं चली जाती? भरा पूरा परिवार छोड़कर यहाँ अकेले रहने में क्या मजा है? तेरा बेटा तो बड़ा अफसर है, खूब ठाट से रखेगा तुझे। मैं तेरी जगह होती तो कब की चली गई होती अपने बेटे के पास। आशा जी बोली, अरे बहन, गांव में मुझे कोई कष्ट थोड़े ही है। सुबह सुबह 4 रोटियां सेक कर रख देती हूँ, सारा दिन आराम से कट जाता है। कोई सर दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं। उलझन है तो बस एक कि बैठे बैठे कमबख्ती पहाड़ सा दिन कटने को नहीं आता। कितने कितने घंटे यूं ही बैठी रहती हूँ, बैठे बैठे थक जाती हूँ तो लेट जाती हूँ। बस दिन भर यही सब चलता रहता है। पड़ोसन ने सहानुभूति जताते हुए कहा, हाँ आशा, जीवन की सबसे बड़ी उलझन तो यही है। जवानी में इंसान के पास काम इतना होता है कि वक्त नहीं मिलता, और बुढ़ापे में काम कुछ नहीं होता, वक्त ही वक्त रह जाता है। बेटा बहू अपनी दुनिया में रम जाते हैं और बूढ़े माँ बाप बैठकर बस मौत का इंतजार किया करते हैं। पड़ोसन ने आगे कहा, और उनमें से अगर एक भगवान को प्यारा हो जाए तो दूसरे का जीवन तो नरक समान हो जाता है। अब देख, जब से मोहन भाई साहब गुजरे हैं, तेरे चेहरे की हंसी कहीं गायब हो गई है। ज्यादा नहीं तो कुछ दिन के लिए बेटे के घर घूमाओ, तेरा मन बदल जाएगा। आशा जी ने कहा, हाँ बहन, सोचती तो मैं भी यही हूँ। कल रजत का फोन आया था, बता रहा था कि अगले हफ्ते आएगा। जब आएगा तो उससे कहूंगी कि मुझे अपने साथ ही ले चल। रजत अपनी माँ आशा जी से मिलने 4 दिनों बाद ही आ गया। बेटे को देखते ही बूढ़ी माँ की बाछें खिल उठी। अम्मा झट से अपने बेटे के लिए खाना बनाने लगी। बेटे के आने की खुशी इतनी थी कि अम्मा बीमारी कमजोरी सब भूल गई और रजत की मनपसंद पूरी भाजी बनाने लगी। लेकिन जब अम्मा भाजी बनाने लगी तो आंखें कमजोर होने के कारण मालूम ही न पड़ा कि कितना पानी डाल दिया। पूरियां बनाई तो कहीं से मोटी कहीं से पतली, और कांपते हाथों से जैसे ही तेल में तलने लगी तो तेल के छींटे हाथों पर आ गिरे और छाले पड़ गए। थोड़ा ठंडा पानी डालकर रजत ने माँ के हाथों को कुछ आराम दिया तो अम्मा अपराध भाव से बोली, क्या करूं बेटा, बुढ़ापे में हाथ पांव तो ठीक से काम नहीं कर पाते, अब तो आंखें भी धीरे धीरे जवाब देने लगी हैं। अपने लिए तो जैसे तैसे 2 रोटी बनाकर गुजारा कर लेती हूँ, पर तेरे खाने लायक खाना तो मैं ना बना सकी। रजत बोला, क्या अम्मा, अच्छा भला तो बनाया है। कितने समय बाद तुम्हारे हाथ से पूरी भाजी खाई है, मजा ही आ गया। अम्मा का दिल रखने के लिए रजत ने कहा, और आधा अधूरा पेट भर के ही उठ गया। फिर मन ही मन उसने तय कर लिया कि अब वो अपनी अम्मा को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। ऐसा सोचते हुए उसने अम्मा को अपने साथ चलने को कहा तो अम्मा उससे मना न कर पाईं, और दूसरे ही दिन गांव वालों को अलविदा कहते हुए आशा जी बड़े शौक से अपने बेटे के साथ शहर चली आईं। बेटा बहू और पोता पोती के साथ बुढ़ापा सुख से कटेगा, ये सोचकर आशा जी स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर रही थी। लेकिन जैसे ही आशा जी बेटे के घर पहुंची, उन्हें इस बात का जल्दी ही एहसास हो गया था कि उन्होंने शहर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्हें देखते ही उनकी बहू रेखा का तो मुंह ही उतर गया। बड़े ही अनमने ढंग से उसने उनके पांव छुए। पोता पोती से मिलने का जोश भी वहीं खत्म हो गया जब दोनों ने आकर नमस्ते की औपचारिकता पूरी की और बिना कोई बात की तुरंत खिसक गए। अपने बेटे के घर में ऐसा रूखा स्वागत पाकर आशा जी हक्की बक्की खड़ी रह गईं। उसी समय बहू की जोरदार आवाज सुनकर कांप सी गईं। बहू काम वाली बाई से कह रही थी, पीछे वाले छोटे कमरे में से सारा कबाड़ का सामान बाहर निकाल दो और साफ सफाई करके अम्मा के लिए पलंग बिछा दो। बाथरूम पास में ही है तो अम्मा को तकलीफ नहीं होगी। फिर सोफे की तरफ इशारा करते हुए अम्मा को कहा, यहाँ बैठ जाओ अम्मा, चाय पियोगी? हैरान बैरान अम्मा ने हाँ में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद तो बाई चाय की ट्रे और नाश्ता लेकर अम्मा के पास आ गई। अम्मा ने इधर उधर देखते हुए पूछा, कोई नजर नहीं आ रहा, सब लोग कहाँ गए? तो बाई ने बताया, साहब का तो पता नहीं, पर रेखा मैम साहब तो अपनी सहेली के यहाँ किटी पार्टी में गई हैं और बच्चे दोस्तों के साथ बाहर निकल गए हैं। अकेले बैठकर उदास भाव से चाय के घूंट भरते हुए सोचने लगी, क्या मैं केवल इसी चाय की खातिर यहाँ आई थी? आशा जी शहर में तो आ गई थी, लेकिन अकेलेपन का दंश हमेशा उन्हें डसता रहता था। उन्हें हर पल उपेक्षा का अनुभव होता रहता था। हालांकि उनका बेटा रजत उनका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता, दिन में एक बार आकर उनका हालचाल भी पूछ जाता, लेकिन उसके पास भी ज्यादा समय नहीं था कि वो अपनी अम्मा के पास बैठ सके। आशा जी के खाने पीने का और कमरे की साफ सफाई का ख्याल काम वाली बाई ही रखती थी। पोता पोती को तो उनसे कोई मतलब था ही नहीं, और अगर रजत अपनी पत्नी रेखा को अम्मा का ख्याल रखने को कहता तो वो उल्टा उस पर ही भड़क पड़ती। अच्छी भली गांव में रह रही थी, क्या जरूरत थी उस मुसीबत को लाकर मेरे सिर पर बिठाने की? इसी बात पर उनका अक्सर झगड़ा हो जाता था।
अब तो रजत ने उसे कुछ कहना ही छोड़ दिया था। ले देकर पूरे घर में एक काम वाली बाई सलोनी ही थी जो अम्मा जी के साथ थोड़ा बहुत हंस बोल लेती थी। वो एक दयालु महिला थी जो अम्मा जी के अकेलेपन को भली भांति समझ सकती थी। उसके पति का भी मृत्यु हो चुका था और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वो यहाँ नौकरी कर रही थी। काम करते हुए कभी अपना हालचाल बांट लेती थी तो कभी अम्मा जी का हालचाल सुन लेती थी। उसके साथ अम्मा जी का भी दिल लगा रहता था। लेकिन रेखा को उनकी ये बात भी पसंद नहीं थी। अक्सर नाक भौं सिकोड़ती हुई ऊंची आवाज में उन्हें सुनाती, जैसा स्टैंडर्ड है वैसे लोगों के साथ ही तो बातें करेंगी। बातें करने के लिए काम वाली बाई ही मिली थी इन्हें। न जाने कहाँ से लाकर इस गवार को यहाँ बिठा दिया है। बहू की ये बातें अम्मा के दिल में तीर से चुभती थी, लेकिन फिर भी अपमान के कड़वे घूंट को चुप करके पी जाती, किसी से कुछ न कहती। एक दिन जब सलोनी काम पर नहीं आई तो अम्मा बेचैन हो उठी। आखिर उसके अलावा और कौन था उनके पास हंसने बतियाने वाला। वो दिन अम्मा ने बड़ी मुश्किल से गुजारा। जब अगले दिन सलोनी काम पर आई तो अम्मा ने ना आने का कारण पूछा। अम्मा के पूछते ही उसकी आंखों से आंसू छलक आए और रोते हुए बोली, कल मेरे बच्चे को गंभीर चोट आ गई तो अस्पताल में दाखिल करवाया था। डॉक्टर ने बहुत खर्चा बता दिया है, इतना तो मेरे पास है भी नहीं, समझ नहीं आता क्या करूं। सलोनी की बात सुनकर अम्मा को उस पर दया आ गई। अगले दिन सुबह जब उनका बेटा रजत ऑफिस जाने से पहले उनसे मिलने आया तो अम्मा ने बाई की मदद करने के लिए उससे कुछ पैसे मांगे। तो रजत बोला, अम्मा मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं रेखा से कह देता हूँ, वो आपको पैसे दे देगी। इतना कहकर रजत चला गया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उनकी बहू रेखा पैर पटकते हुए कमरे में आ गई। क्यों अम्मा, हमने कौन सी कमी छोड़ दी थी जो आपको पैसों की जरूरत आ पड़ी? लेकिन जैसे ही अम्मा जी ने काम वाली बाई की बात की तो रेखा भड़क उठी। हाँ, बड़ी ज्यादा छोड़कर गए हैं बाबूजी हम लोगों के लिए, जो अब काम वाली बाई पर लुटानी बाकी रह गई थी। और वैसे भी काम वाली बाई हर महीने अपनी तनख्वाह लेती है, उससे ज्यादा मैं किसी को एक भी फालतू नहीं देने दूंगी। और अम्मा आप कान खुलकर सुन लीजिए, अपने काम से मतलब रखा कीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस बात पर रेखा ने अपनी बाई सलोनी को भी खूब फटकार लगाई। बहू का ये रूप देखकर अम्मा तो जैसे पत्थर की तरह जड़ होकर अपनी कुर्सी पर बैठी रह गई। अम्मा जब से आई थी तब से रेखा की आंखों में खटक रही थी। अक्सर वो अपने पति से भी कहती थी कि अम्मा को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, यही ठीक होगा कि आप उन्हें गांव वापस छोड़ दो ताकि वो वहाँ अपने हमउम्र लोगों के साथ समय बिता सके। लेकिन रजत अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन जब रजत अपने ऑफिस से घर लौटा तो रेखा को नोटों की गड्डी देते हुए बोला, रेखा ये संभाल कर रख लो, पूरे 2 लाख रुपए हैं। रेखा ने अपनी अलमारी में वो पैसे रखे और अलमारी को बिना ताला लगाए चली गई। अगले ही दिन घर में जैसे हंगामा सा हो गया। जब रजत ने अपनी पत्नी से पैसे मांगे तो रेखा बोली, मैंने तो पैसे अलमारी में ही रखे थे, लेकिन अब मुझे वो पैसे नहीं मिल रहे हैं। फिर रजत बोला, अरे तुमने कहीं और रखे होंगे, जरा ध्यान से देखो, आखिर पैसे गए तो गए कहाँ? तो रेखा ने तिरछी नजर से अम्मा की ओर देखते हुए कहा, बच्चे तो पैसे उठाने से रहे, अब हम दोनों के अलावा तो एक ही जन बचता है इस घर में जो पैसे उठा सकता है। और वैसे भी कुछ दिन पहले तुम्हारी अम्मा सलोनी को देने के लिए तुमसे पैसे भी मांग रही थी। मुझे तो लगता है कि रेखा की ये बातें सुनकर रजत को बहुत गुस्सा आया और चिल्लाते हुए बोला, रेखा तुम अपनी हद पार कर रही हो, तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? माँ भला अपने घर में पैसों की चोरी क्यों करने लगेगी? और वैसे भी मेरा सब कुछ उनका ही है। रजत बहुत परेशान था कि आखिर पैसे गायब कहाँ हो सकते हैं। उन दोनों ने पूरा घर छान मारा लेकिन पैसे कहीं नहीं मिले। तभी रेखा बोली, रजत एक बार मेरी बात मानो और अपनी माँ के कमरे की तलाशी लो। फिर रेखा ने बोला, मुझे तो लगता है कि पैसे वहीं से मिलेंगे, अगर तुम तलाशी नहीं लेते तो मैं लूंगी, लेकिन चोर बचकर नहीं जाएगा। इतना कहते हुए रेखा अम्मा के कमरे में घुस गई तो अम्मा बोली, बहू ये तुम क्या कर रही हो? मेरा ये सारा सामान यहाँ वहाँ क्यों फेंक रही हो? तो रेखा ने कहा, अम्मा जी आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दो। ऐसा कहते हुए रेखा ने अम्मा का संदूक खोला और सारे कपड़े जमीन पर फेंक दिए। उसी समय नोटों की 2 गड्डियां भी निकल आईं। ये देखते ही रजत चौंक गया और बौखलाते हुए बोला, माँ मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम ये हरकत करोगी। अगर पैसों की इतनी ही जरूरत थी तो मुझे बोल दिया होता। फिर रेखा बोली, ये क्या, यहाँ तो केवल 1 लाख रुपए पड़े हैं, मुझे लगता है बाकी का 1 लाख काम वाले को दे चुकी है तुम्हारी माँ। तभी सलोनी बोली, नहीं मैम साहब, हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं। उसके लाख कहने पर भी रेखा नहीं मानी और उसे काम से निकाल दिया। रजत अपनी नजरें झुकाए ऑफिस के लिए निकल गया और बूढ़ी अम्मा मन ही मन रोती रही। खुद से आंख मिलाने में भी उसे शर्म आ रही थी और फिर सोचने लगी कि इतना बड़ा कलंक आज बहू ने मेरे माथे पर लगा दिया और मेरा वो बेटा जिसे पाल पोस कर बड़ा करने में मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, उस बेटे ने मुझ पर लगा चोरी का इल्जाम भी चुपचाप स्वीकार कर लिया। बूढ़ी माँ की आत्मा चीख उठी थी, दिल में तूफान उठ रहा था लेकिन ऊपर से वो बिल्कुल चुप थी। कभी कभी रजत के दिमाग में भी आता कि उसकी माँ ऐसा नहीं कर सकती। वो अपनी पत्नी को भी ये बात समझाना चाहता था। एक आध बार उसने रेखा से दबी आवाज में इस बारे में बात भी की लेकिन रेखा कहाँ मानने वाली थी। फिर एक दिन रेखा ने कहा, रजत बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, अब मेरा तुम्हारी माँ के साथ गुजारा नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि तुम उन्हें गांव वापस छोड़ाओ ताकि वो भी खुश रहें और हम लोग भी। फिर रजत बोला, रेखा तुम पागल हो गई हो क्या?
गांव में मुझे सब बड़े अफसर के नाम से जानते हैं, और अगर मैं अपनी बूढ़ी माँ को ऐसी हालत में गांव में अकेले छोड़कर आऊंगा तो मेरी कितनी बदनामी होगी। सब मुझ पर थू थू करेंगे, और वैसे भी माँ की जो हालात है उन्हें अकेला छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। फिर रेखा ने कहा, तो ठीक है, गाँव में नहीं छोड़ सकती तो अम्मा को वृद्धाश्रम छोड़ाओ, लेकिन मैं अब उनके साथ नहीं रह सकती। उनके साथ रहकर हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। बस फिर क्या था, अगले दिन रजत अपनी माँ के कपड़े पैक करते हुए बोला, माँ मेरी एक वृद्धाश्रम में बात हो चुकी है, कल सुबह मैं आपको वृद्धाश्रम में छोड़ाऊंगा, अब आप वृद्धाश्रम में ही रहेंगी। रजत ने देखा तो अम्मा की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं और केवल इतना ही बोलती जा रही थीं, बेटा मुझे नहीं पता कि तेरे पैसे मेरे संदूक में कैसे आ गए। वृद्धाश्रम जाते समय पूरा रास्ता बस अम्मा यही बोलती रही कि बेटा मेरी कोई गलती नहीं है, मैं वृद्धाश्रम नहीं जाना चाहती, मैं घर के किसी कोने में ही पड़ी रहूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मेरे बाबूजी के जाने के बाद तू ही तो मेरा केवल एक सहारा है, अब तू भी मुझे ऐसे छोड़ देगा तो मैं कैसे जीऊंगी बेटा। अम्मा गिड़गिड़ाती रह गई, लेकिन रजत ने अपनी पत्नी की बातों में आकर माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और वापस कभी पलट कर भी नहीं देखा। वापस आकर रजत अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गया और अम्मा को वृद्धाश्रम भेजकर रेखा के कलेजे को भी ठंडक पहुंच गई थी। आज अम्मा को वृद्धाश्रम पहुंचे पूरे 2 महीने हो चुके थे। इस दौरान अम्मा ने रजत से फोन पर बात करने की 2 बार कोशिश की, परंतु दोनों ही बार रेखा ने फोन उठाया और ये कहकर फोन काट दिया कि किसी काम से बाहर गया है। आज ऑफिस जाने को रजत तैयार ही हुआ था कि तभी उसके पास फोन आया, मिस्टर रजत, आपकी माताजी की मृत्यु हो चुकी है। माँ की मृत्यु की खबर सुनकर रजत स्तब्ध रह गया और तुरंत वृद्धाश्रम के लिए निकल पड़ा। जैसे ही रजत अपनी पत्नी के साथ वृद्धाश्रम पहुंचा तो अम्मा के मृत शरीर को जमीन पर लिटाया जा रहा था, लेकिन रजत ने देखा कि मृत होते हुए भी उसकी माँ दोनों हाथों से एक तस्वीर को अपने सीने से चिपकाए हुए थी और माँ की दोनों बाजुएं ऐसे ही अकड़ चुकी थी। फिर एक बूढ़ी महिला रजत के पास आई और बोली, क्या तुम ही इस बदनसीब माँ के बेटे हो? तो रजत ने हाँ में सर हिला दिया। फिर वो बोली, बेटा तुम्हारी माँ जब से यहाँ आई थी तब से गुमसुम सी रहती थी, बस तुम्हारी तस्वीर को सीने से लगाए कुर्सी पर बैठी रहती थी और दिन रात तुम्हारा इंतजार करती रहती थी। लेकिन फिर वो बूढ़ी औरत अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ, एक भली औरत अपने बेटे को साथ लेकर जरूर उनसे मिलने आती थी। उसे देखते ही तुम्हारी माँ के चेहरे पर खुशी आ जाती थी। अक्सर तुम्हारी माँ के लिए वो अपने घर से खाना बनाकर लाती थी और बड़े स्नेह के साथ अपने हाथों से खिलाती थी, लेकिन उसके जाते ही वो फिर से गम के गहरे समंदर में गोते खाने लगती थी। किसी औरत और उसके बेटे का नाम सुनकर रजत चौंक गया कि आखिर वो औरत कौन थी। फिर वो वृद्ध महिला बोली, अकेले बैठकर आंसू बहाती हुई केवल एक ही बात करती थी, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। कल रात को भी वो इसी तरह बैठी थी और जब मैं सुबह उठी तब भी वो ऐसे ही बैठी हुई थी। जैसे ही मैंने जाकर तुम्हारी माँ को थोड़ा हिलाया डुलाया तो उसी समय तुम्हारी माँ कुर्सी से नीचे गिर गई। मैंने वृद्धाश्रम के संचालक को सूचना दी तो डॉक्टर को बुलवाया गया। जांच करवाई तो पता चला कि तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। तभी उस वृद्ध महिला ने रजत को एक चिट्ठी पकड़ाई और बोली, बेटा ये पत्र तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए लिखा था, इसमें तुम्हारी माँ ने अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त की है। रजत अपनी अम्मा का लिखा आखिरी खत पढ़ने लगा, लेकिन उस पत्र में जो कुछ लिखा था पढ़ते ही रजत को एक गहरा झटका लगा। एक ओर उसे अपनी माँ के साथ किए गए व्यवहार पर शर्म आ रही थी तो दूसरी ओर उसकी आंखें अंगारे उगलने लगी थीं। वो पत्र पढ़कर रजत अपनी माँ की मृत देह से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा, अम्मा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी आपकी बात नहीं सुनी, कभी आपको समय नहीं दिया और आज मुझे समझ में आया कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। उसके बाद अम्मा के मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया गया। बड़े दुखी मन से रजत ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और लगातार आंसू बहाते हुए अपने घर को लौट आया। रजत की पत्नी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पत्र पढ़ते ही अचानक रजत को क्या हो गया था, वो ऐसा व्यवहार क्यों करने लगा था। रेखा ने रजत के आंसू पोंछते हुए कहा, रजत खुद को संभालो, मरकर कोई वापस नहीं आता और इस सच को बदला नहीं जा सकता। तभी रजत गुस्से से रेखा को देखने लगा और उसका हाथ झड़कते हुए बोला, मैं जानता हूं कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही और मैं चाहकर भी उनसे नहीं मिल सकता, लेकिन जब वो इस दुनिया में थीं, उन्हें मेरे साथ की जरूरत थी। वो मुझसे बातें करना चाहती थी, तब भी मैं उन्हें समय नहीं दे पाया
और ये सब केवल तुम्हारे कारण ही हुआ। तुमने मेरी माँ के खिलाफ ऐसी साजिश रची और मेरी माँ के प्रति मेरे मन में इतना जहर घोल दिया कि ना चाहते हुए भी मैंने उन्हें खुद से दूर कर दिया। अपने अंतिम समय तक वो बस एक ही बात कहती रहीं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी। मैंने विश्वास किया तो सिर्फ तुम पर, और तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया। रजत के मुंह से ये बातें सुनकर रेखा हैरान रह गई। उसी समय रजत ने रेखा की माँ को फोन लगाया और बोला, जल्दी से आइए और ले जाइए अपनी बेटी को, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी रेखा जोर से चिल्लाई, रजत, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो और मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, बताती क्यों नहीं? तभी रजत ने कहा, बस थोड़ी देर और, अभी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। थोड़ी ही देर में रेखा की माँ अपने बेटा बहू को साथ लेकर तमतमाते हुए उसके घर आ गई। फिर उसकी माँ गुस्से से बोली, आखिर तुमने मेरी बेटी को समझ क्या रखा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसा बोलने की? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ? उसी समय रजत चिल्लाया, जो आप लोगों के बस में हो आप वो करो, लेकिन अब यह औरत मेरे घर में नहीं रहेगी। आप जानते भी हैं कि आपकी बेटी ने क्या किया है। रजत की गुस्से भरी जोरदार आवाज सुनकर रेखा की माँ थोड़ी शांत होते हुए बोली, लेकिन बेटा, ऐसा भी क्या कर दिया रेखा ने कि तुम उसे घर से ही निकाल रहे हो? सासू माँ, अगर मेरी बात का इतना ही गुस्सा आ रहा है तो अपनी बेटी से ही क्यों नहीं पूछ लेती? तभी उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा, जो सबसे नजरें चुराकर इधर उधर देख रही थी। फिर रजत बोला, ठीक है, अगर ये नहीं बताती तो मैं बताता हूं कि आखिर उसने क्या किया है। दरअसल आपकी बेटी की आंखों में मेरी माँ शुरू से ही खटकती रहती थी। इतने समय तक मैं अपनी माँ से अलग रहा तो केवल आपकी बेटी की ही वजह से, और अब उनकी वृद्धावस्था में जब मैं उन्हें अपने घर लेकर आया तो आपकी बेटी ने ऐसी घिनौनी चाल चली जिसके लिए मैं तो क्या, भगवान भी कभी उसे माफ नहीं करेगा। ऐसा कहते हुए रजत ने अपनी सास को अपनी माँ का लिखा हुआ वो पत्र दिखाया और कहा, ये पत्र मेरी माँ ने अपने अंतिम समय में लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने दिल की एक एक बात कही है। पत्र में लिखा है, मेरे प्यारे बेटे रजत, सदा खुश रहो बेटा। जीते जी तो तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे मरने के बाद जब तुम मेरा ये खत पढ़ोगे तो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास होगा। दरअसल जिस दिन मैं तुम्हारे घर आई थी उसी दिन से तुम्हारी पत्नी ने मुझसे सही ढंग से बात नहीं की थी। बात करना तो दूर, वो तो आए दिन मुझे ताने ही सुनाती थी। पत्र में आगे लिखा है, जब मैंने काम वाली बाई को देने के लिए तुमसे पैसे मांगे और तुम बहू को ये जिम्मेदारी देकर ऑफिस के लिए चले गए, तो बहू ने मुझे जो खरी खोटी सुनाई उसे मैं बयां नहीं कर सकती, लेकिन मुझे एक मजबूर विधवा माँ के लाचारी पर दया आ रही थी, इसलिए मैंने उसे अपनी सोने की अंगूठी दे दी ताकि वो बेचकर अपने बच्चे का इलाज करवा सके। लेकिन वो इतनी स्वाभिमानी महिला निकली कि मेरा कर्ज चुकाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की और पैसे इकट्ठे किए। जैसे ही उसे पता चला कि तुम लोगों ने मुझे वृद्धाश्रम में भेज दिया है, वो मेरा कर्ज चुकाने के लिए यहाँ तक चली आई। अरे वो तो मुझे अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती थी, लेकिन मैं ही यह कहकर मना कर दिया कि एक दिन मेरा बेटा रजत मुझे लेने जरूर आएगा। बेटा, जिस दिन तुम्हारे पैसे गायब हुए थे उससे एक दिन पहले तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद रेखा मेरे पास आई और कहने लगी, अम्मा, यूं बैठे बैठे तो हड्डियां जाम हो जाएंगी, शरीर को थोड़ा चलाते रहना चाहिए। और ऐसा कहते हुए उसने सलोनी के साथ मुझे पार्क में टहलने के लिए भेज दिया था। पत्र में माँ ने लिखा, लेकिन मैं इतना भी नहीं समझ पाई कि जो बहू मुझसे बात तक करने को तैयार नहीं थी उसे आज मेरी इतनी चिंता कैसे होने लगी। वो मुझसे इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि बहू मेरे खिलाफ ऐसी चाल भी चल सकती है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे पैसे मेरे संदूक में रखकर मुझ पर और अपनी काम वाली बाई पर ही चोरी का इल्जाम लगा देगी। पत्र पढ़ते पढ़ते रजत रोने लगा और फिर बोला, सासू माँ, ये तो मैं जानता था कि आपकी बेटी मेरी माँ को पसंद नहीं करती, लेकिन उनसे छुटकारा पाने के लिए इतनी नीच हरकत पर उतर आएगी ये मैं नहीं जानता था। तभी रेखा की माँ बोली, नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तो रजत ने कहा, सासू माँ, ये बात बिल्कुल सच है, और ये उस दिन की बात है जब आपने अपनी बेटी को सोने की चैन दी थी। सोने की चैन का नाम सुनते ही रेखा की माँ बोली, नहीं बेटा, मैंने तो रेखा को कोई सोने की चैन नहीं दी। फिर रजत ने कहा, अच्छा पूछिए अपनी बेटी से, उसने तो मुझे अपनी नई सोने की चैन दिखाते हुए यही कहा था कि ये मेरी माँ ने दी है। इतनी बात सुनते ही रेखा के पसीने छूटने लगे। फिर रजत ने कहा, सच सच बताओ रेखा, वो चैन तुमने उसी 1 लाख रुपए से खरीदी थी ना जो गायब हुए थे। ये सुनकर रेखा के भाई भाभी बड़ी हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। सबकी नजरें रेखा पर थीं, लेकिन रेखा नजरें झुकाए चुपचाप खड़ी रही।
फिर रेखा की माँ आगे बढ़ी और गुस्से में उसके मुंह पर 2 झन्नाटेदार तमाचे मारे। फिर रजत ने कहा, मैं ही बेवकूफ था जो अपनी माँ की एक बात नहीं सुनी। मैं तो तुम्हारे प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतना भी नहीं सोच पाया कि अम्मा के 2 संदूक थे और तुम्हें कैसे पता चला कि उन्होंने किस संदूक में और कहाँ पैसे छुपाए हैं, जो संदूक खोलते ही तुमने पैसे निकाल दिए। फिर रजत ने पत्र पढ़ते हुए कहा कि मेरी माँ ने अपनी आखिरी इच्छा लिखते हुए कहा है कि उनका गांव वाला मकान काम वाली बाई सलोनी के नाम पर कर दिया जाए, ताकि अंतिम समय में जो उसने मेरी माँ की सेवा की है मैं उसका कर्ज चुका सकूं। और अंत में उन्होंने लिखा है कि इस पत्र को लिखने का उनका उद्देश्य किसी को गुनहगार साबित करना नहीं था, बल्कि खुद को बेगुनाह साबित करना था। और वो चाहती हैं कि मैं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताऊं, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये सब पढ़ते पढ़ते रजत फूट फूट कर रोने लगा और फिर ये कहते हुए जमीन पर बैठ गया कि अगर मैंने अपनी माँ को ना छोड़ा होता तो आज वो मेरे सामने सही सलामत होती। काश मैंने एक बार उनकी बात पर भरोसा किया होता। उसे ऐसे रोते देखकर रेखा की माँ की आंखों में भी आंसू आ गए और बोली, ऐसी बेटी से अच्छा तो मेरी कोई बेटी ना ही होती। तभी उसका भाई गुस्से से बोला, ऐसी घटिया हरकत करने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मैं और तेरी भाभी माँ के साथ ये सब करें तो तुझे कैसा लगेगा। एक और तेरी सास थी जिसने एक गरीब की मदद करने के लिए अपने सोने की अंगूठी दे दी, वहीं दूसरी और तुम हो जिसने एक सोने की चैन खरीदने के लिए और अपनी सास से छुटकारा पाने के लिए ऐसी घटिया हरकत की। फिर रजत को हौसला देते हुए उसकी सास बोली, बेटा मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही होगी और जो तुम्हारी माँ के साथ बीता है वो सब भूलना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी को एक मौका दे दो। और तुम्हारी माँ की भी तो यही इच्छा थी कि तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी से रहो। आज रेखा को पछतावा हो रहा था कि आखिर क्यों उसने खुद से अपनी गृहस्थी में आग लगा दी, क्यों उसने अपनी सास के साथ इतना गलत व्यवहार किया जिसके कारण उन्होंने इतना दुख सहा। अंतिम समय में अम्मा की सेवा करके सलोनी ने उन पर जो उपकार किया था उसे मानते हुए रजत ने माँ का गांव वाला मकान सलोनी के नाम पर कर दिया। अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए रजत ने रेखा को घर में रख तो लिया, लेकिन कभी उसे माफ ना कर पाया। रेखा पूरी कोशिश कर रही थी कि रजत के दिल में वापस अपनी जगह बना सके, लेकिन शायद अब यह संभव नहीं था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आप हमारी कहानियां भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।